आज नावल जाने इश्कम किस नंबर 53 तहरीर अरीज शाह। अनाया गुस्से से वहाँ से बाहर निकल आई थी। वो तकरीबन भागते हुए उसके पीछे आया था। वो उसे अकेले नहीं जाने दे सकता था क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर नहीं था और अनैश भी मुकर्रश के साथ जा चुकी थी। ऐसे में वो उसे कभी भी तनहा नहीं छोड़ सकता था, चाहे वो उसे कितनी ही खफा क्यों ना हो। लेकिन वो उसे इस तरह से छोड़कर तो हरगिज़ नहीं जा सकता था। उसे किसी भी हालत में उसे अपने साथ वापस लेकर जाना था। वो जानता था ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि अनाया उसके साथ कहीं भी जाने के लिए हरगिज़ राज़ी नहीं होगी। लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। उसकी नाराज़गी, गुस्सा, नफरत, हर चीज़ अपनी जगह। उसे अकेले जाने देने का रिस्क भी नहीं ले सकता था। उसे हर हाल में उसके साथ जाना था। वो बाहर आया तो अनाया किसी गाड़ी की तलाश में नज़र दौड़ाती नजर आई थी। मैं तुम्हारी नाराज़गी, गुस्सा बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, लेकिन ज़रा सोचो कि तुम यहाँ से अकेली कैसे जाओगे। अनायाश वापस घर जा चुकी है और इस वक्त मैं तुम्हें किसी ड्राइवर के साथ हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। कम अज़ कम तुम मुझ पर इतना यकीन तो कर सकती हो कि इस वक्त मेरे साथ घर तक जा सको। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बेयकीन हो चुका हूँ? वो उसे देखते हुए कहने लगा था, देखें प्लीज़, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। वो अपने फ़ोन पर लगे हुए उससे बोली थी। यकीनन वो किसी को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन किसको ये वो नहीं जानता था। अनाया, बचपना मत करो, देखो रात हो रही है, मैं तुम्हें इस वक्त अकेला कहीं नहीं जाने दूंगा। वो उसे समझाते हुए कह रहा था, मुझे आपके साथ नहीं जाना, समझे आप। वो गुस्सा होने लगी थी। हाँ, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम्हें हर कीमत पर मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें यहाँ अकेला तो हरगिज़ छोड़कर नहीं जा रहा। वो अपनी जिद पर कायम था, जबकि अनाया को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता था। मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ, सुना आपने? वो मुसलसल फ़ोन कान से लगाए गुस्से से बोली, लेकिन न जाने क्या वजह थी कि शिनावर उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा। पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया था। वो उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था। थक हार कर उसने फ़ोन अपने बैग में डाला और यूं ही चाल दी, जबकि मुकर्रम उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं जाने दे सकता था, जबकि वो उससे तंग आ चुकी थी। हाथ है, वो कब से फ़ोन कर रही, कम अज़ कम फ़ोन तो उठा। तो टीवी देखने बिजी था। ज़रा पर उससे कहने लगा, तू नज़र नहीं आ रहा, मैं फ़िल्म देख रहा हूँ और मैं बहुत बिजी हूँ, किसी अहरे गहरे से बात नहीं कर सकता। वो गुस्से से जवाब था, फिर से टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गया। एक तो और एक तेरी नाराज़गियाँ, क्या मैं कम था ये सब नखरे उठाने के लिए, जो अब तूने अनाया के साथ भी यही सारे काम शुरू कर दिए। वो अफसोस करते हुए बोला था, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्यारी है अपनी बहन तो ले खुद बात कर ले। तुझे नहीं पता कि वो क्यों फ़ोन कर रही है, लेकिन शनावर शाह जानता है उसे ना सिर्फ मेरा दिल जलाना है और कुछ भी नहीं। मुझे यकीन है कि इस वक्त भी किसी होटल में बैठकर आराम सुकून से आइसक्रीम ठोस रही होगी, या थोड़ी देर में इस तरफ आने वाली होगी, या शायद पहुंचने वाली होगी, या ड्राइवर ने उन्हें वापस घर लेकर जाने से इनकार कर दिया होगा। तो ऐसे में उन्हें एक ड्राइवर की ज़रूरत होगी। तेरी बहन को एवं बस मेरी याद नहीं आती, जब आखिर लेवर की कोई मजबूरी होती है तब याद आती है। और अब इस लड़की के लिए ना मेरी फिल्म ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में ही अपनी शक्ल दिखाएगी, तो जितनी बातें करनी हुई कर लेना। वो सख्त निगाहों से उसे घूरते हुए बोला और अब फिर से टीवी की तरफ मुतवज्जह हो गया। इस पर ड्राइवर ने कुछ भी नहीं कहा था। वो जब ये कुछ कहता था पछताता ही था, तो बेहतर था कि उसके मुँह ही ना लगे। उसे तो इस वक्त अपनी फिल्म से मतलब था। अनाया और अनैश आने वाली थी, ये बात सुनकर जरशे खुश हो गई थी, लेकिन इस बात का इजहार उसने शनावर के सामने हरगिज़ नहीं किया था। उसके शोहर का ये भाई कब किस बात पर बुरा मान जाए वो जानती ही नहीं थी। पूरा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अजीब किस्म का इंसान वाक़ हुआ था ये शब्द। उसे समझना दरशे जैसी लड़की के बस से बाहर था। वो तो बस अनाया और अनायश के आने का इंतज़ार कर रही थी, और फिर उन लोगों के लिए कुछ बनाने की चर में आ गई। वो दोनों मार्केट से आ रहे थे तो यकीनन उन लोगों ने डिनर नहीं किया होगा, और जरशे का इरादा था कि वो दोनों यहीं पर खाना खा कर जाएं। बाहर अंधेरा होता जा रहा था तो यकीनन अब खाने का वक्त था। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाती उन लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बनाने में लग गई थी। अब तो उसे बस उनके आने का इंतज़ार था। उसकी कोशिश थी कि वो उन दोनों के आने से पहले खाना तैयार कर ले, लेकिन अब पता नहीं वो उस कोशिश में कामयाब होने वाली थी या नहीं। अनाया काफ़ी आगे निकल चुकी थी, इसलिए मुकर्रम ने अपनी गाड़ी निकालते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ये तो खुदा का शुक्र है कि यहाँ पर कोई टैक्सी वगैरह नहीं आती थी, और ना वो इस वक्त किसी भी अनजान ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ सकती थी। वो इस वक्त इसकी किसी बात को कोई अहमियत नहीं दे रही थी, और वो जानती थी कि उसके पीछे आ रहा है, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं, बल्कि तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ती गई। जबकि थोड़े फासले पर उसे चंद लोग नजर आए, जिन्हें देखते ही उसे खौफ सा महसूस हुआ। वो लोग बैठे क्या कर रहे थे उसके लिए समझना मुश्किल ना था। उसने
नशेई और जुआरियों का सोन रखा था, लेकिन देख पहली बार थी और फिल्मों में उनके करतूत भी देख चुकी थी। दिल में कुरानी आयतों का विरोध करते तेज कदम उठाने लगी और जितना जल्दी हो उसके उनके करीब से गुजर गई। उन लोगों ने भी उस पर ज्यादा गौर नहीं किया था, वो सब लोग अपने ही कामों में मसरूफ रहे। अनया उनके करीब से गुजरते हुए सुख का सांस ले चुकी थी, लेकिन ये कि आगे तो जंगल था और अब आसमान पर बिजली भी चमक रही थी। थोड़ी देर पहले वाली रोशनी अंधेरे में बदल चुकी थी। रात शुरू हो चुकी थी। रात के साथ साथ उस अंधेरा से अब उसे डर लग रहा था। वो आगे कदम नहीं बढ़ा सकती थी। आगे जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं था और उसे रास्ता भी पता नहीं था। उसने वापस जाना बेहतर समझा। जब अचानक हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, वो तेज कदम उठाती एक बार फिर से उन लड़कों के करीब से गुजरने ही लगी थी कि अचानक वो चार पांच लड़के उसके आगे पीछे घेरा बनाने लगे। कहाँ जा रही है? लगता है रास्ता भूल गई। और हम छोड़ते हैं तुम्हें तुम्हारे घर। वो देखने में हम दर्द तो हरगिज नहीं थे, लेकिन अच्छा बनने के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। थैंक यू भैया, मैं चली जाऊंगी, आप लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने पूछा इतना ही काफ़ी और मैं रास्ता नहीं भूली, बस किसी के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। उसे मुस्कुराते हुए जल्दी से कदम उठाने चाहे तो जाने मन किसी और का इंतज़ार क्यों कर रही हो? हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देती हैं। उनमें से एक आदमी उसके करीब आते हुए उसका हाथ थामने लगा। जाने मन हो गई तेरी माँ, हट पीछे। वो गुस्से से उसे धक्का देते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगी थी। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। उनमें से एक आदमी की आवाज़ उसे सुनाई दी। होटल की तरफ जाने की बजाय वो दूसरी तरफ आ गई थी। ऐसा कैसे हुआ था उसे खुद भी पता न चला। अगर वो सड़क की तरफ भागती तो शायद वो जल्दी होटल तक पहुंच जाती। डर के मारे उसने गलत रास्ता चुन ली थी। ये रास्ता कहाँ जाने वाला था वो नहीं जानती थी। बस वो भागे जा रही थी और वो पांच गुंडे उसके पीछे भाग रहे थे। मुकरम कहाँ चला गया था उसे नहीं पता था और ना ही वो मुकरम का ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता और वो ख्याल था शनावर शाह का। बेशक हम मुसीबत में उसी को याद करते हैं जो हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब होता है और आजकल उसे सिवाय शनावर के और किसी का होश ही नहीं था। वो मुसलसल दुआ करती कि कहीं से शनावर आ जाए, लेकिन ये दुआएं दुआएं ही रही। वो लड़के उसके करीब पहुंच रहे थे। वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग रही थी। ये रास्ता उसे कहाँ लेकर जा रहा था वो खुद भी नहीं जानती थी। बस वो मुसलसल भाग रही थी। वो लड़के किस नीयत से उसका पीछा कर रहे थे कि वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। वो इतनी बच्ची ना थी कि उनकी नीयत को समझ ना पाती। वो अचानक बुरी तरह से गिरी थी। उसके गिरते ही उन लोगों ने आकर उसे पकड़ लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में सोचते, एक जोरदार मुक्का सामने वाले लड़के के मुंह पर लगा था। वो लड़का जमीन पर जा गिरा, जबकि ऐसा ही एक जोरदार मुक्का अनाया का बाजू थामने वाले के मुंह पर मारा और फिर अगले हिले में अनाया का हाथ खींचकर उसे अपने पीछे करते हुए एक जोरदार टांग उस आदमी को मारी जिसका दूसरा बाजू अपने कब्जे में कर रखा था। कोई लावारिस समझ कर रखिए तुम लोगों ने। क्या? वो जमीन पर खड़े लोग लड़के को मुसलसल टांगे मारते हुए कहने लगा, मुकरम भाई और मारो इसको, देखो उसने मुझे मारा, मेरे बाल इतने जोर से खींची और मुझे और भी मारने वाला था। बाकी लड़के जो अचानक अपने सामने किसी आदमी को देखकर वहां से भागने की तैयारी करने लगे थे, एक आदमी मुकरम के हाथ लग गया। वो उसे पीटने लगा और अनाया जोश में उसे और मारने का कहने लगी। अनाया फिक्र मत करो, इसे तो मैं जेल में छोड़ूंगा। ऐसे लोगों की हमारे मुशरे में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल भाई, इसको हम जेल में लेकर जाएंगे, लेकिन जाने से पहले उसका इलाज हम करेंगे। अनाया, शनावर शाह कोई आम लड़की नहीं है, शेरनी है शेरनी। वो अपना जूता उतार कर उस लड़के की पिटाई करने लगी थी, जबकि मुकर्रम ने भी उसके शौक पूरा करने देने की खातिर उसके दोनों बाजू को अपने मजबूत गिरफ्त में पकड़ रखा था। मुंह पर मारो गुड़िया ताकि इस लानती को कुछ अकल आए, बल्कि सर पर भी, उसको तो मैं पूछ लूंगी। वो एक जोरदार टांग उसके घुटने पर मारते हुए बोली थी, खोते आदमी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? कमीने, आज मैं तुझे तेरी अम्मी याद करवा दूंगी, बल्कि पूरा खानदान याद आ जाएगा तुझे। वो उसे जूते से इधर उधर मार रही थी। मुकरम उसकी हरकतों पर मुस्कुराया जा रहा था जब अचानक ही वो आदमी उसकी पकड़ से भाग गया। अरे ये जलील कमीना भाग गया, आपके हाथ टूटे हुए क्या? वो मुकरम को गुस्से से रोते हुए कहने लगी थी, जबकि गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करने लगा। दफा करो, जाने दो उसे, हम घर चलते हैं, बारिश हो रही है, फेंको उसे। उसने अनाया के हाथ में मौजूद छोटा सा डंडा उसके हाथ से लेकर फेंका था। बरसती बारिश में वो उसके हाथ साफ करने लगा था। उसका कंधे पर लगी थी, शायद गिरने की वजह से। वो उसका हाथ थामे उसे अपनी गाड़ी की तरफ लाया था, जहां उसकी गाड़ी के दोनों लाइट ऑन थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, या शायद उन लोगों का डर उस हद तक उस पर सवार था। वो उसके दोनों हाथों को थामे गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। जिस वक्त वो बिल्कुल कोई शेरनी महसूस होती थी।
ये बात अलग थी कि थोड़ी देर पहले उसकी सारी हीरोपंती निकल चुकी थी। शिनावर काफ़ी देर उन लोगों का इंतज़ार करता रहा, लेकिन उन लोगों की वापसी ना हुई। तो उसने अनाया को फ़ोन करने के बजाय अनायाश को फ़ोन कर दिया। उसे जानना तो था ही कि आखिर उसकी बीवी है कहाँ। वो उससे हज़ार नाराज़ थी, लेकिन वो तो लापरवाह हरगिज़ नहीं था। और अनायाश ने फ़ोन पर कह दिया था कि वो लोग घर वापस आ चुके हैं। उनका इरादा था ज़रावर से मिलने जाने का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, इसलिए अपने घर वापस चली गई। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब तो लगा था कि नया इस तरह से ज़रावर से मिलने बिना कैसे जा सकती है। और फिर दृश्य ने इतना अच्छा इंतज़ाम कर लिया था। उसे दृश्य की मेहनत ख़राब होने का दुख तो था, लेकिन उसने इन दोनों की तरफ से मदद कर ली थी। और फिर थोड़ी देर के बाद खाना खाकर वो भी घर की तरफ निकल चुका था। उसे अपनी बीवी की खबर भी तो लेनी थी, जिसकी वजह से उसकी भाभी उदास हो गई थी। कोई मजाक थोड़ी था, खाने के बाद आखिरकार वो उसकी गुड लिस्ट में आ चुकी थी। और अपने गुड लिस्ट में मौजूद हर इंसान का ख्याल रखना तो शिनावर अपना फ़र्ज समझता था। वह मुकर्रर के साथ जा चुकी थी। और जब उसे उसे शिनावर का फ़ोन आया, पहले तो वो घबरा गई थी। यकीनन वो अपनी बीवी के बारे में ज़रूर पूछेगा, तो वो उसे क्या जवाब देगी। वैसे तो उन लोगों की प्लानिंग ने ठीक से काम किया था, लेकिन शिनावर का उससे फ़ोन आना ये उसके लिए काफ़ी परेशान कौन बात थी, क्योंकि वो कभी भी उसे फ़ोन नहीं करता था। कहीं उसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इस डर के साथ उसने फ़ोन उठा लिया था जिस वक्त मुकर्रर खाने का बिल पे करने के लिए गया हुआ था, जबकि वो भी वापस जाने की तैयारियों में लगी थी। उसने शराफत से कहा था कि अनाया और वो वापस घर आ चुकी हैं और दृश्य की तरफ वापस नहीं आ सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। इसलिए कहीं भी और जाने के बजाय वो लोग सीधा हवेली आ गए। उसने ये सारे झूठ बहुत ही मुश्किल से बोले थे, लेकिन फिर भी शिनावर ने यकीन कर लिया था। अगर वो मुकर्रर के सामने इस तरह से बात करती तो उसे पता चल जाता कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन दादा के बागी पोते और उसके शौहर में बहुत फ़र्क था। उसने मुकर्रर के वापस आने से पहले अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल किए थे, ताकि मुकर्रर को कुछ भी पता ना चले। और फिर उसके आते ही वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे और इस वक्त वो वापस घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पता नहीं मुकर्रम ने अनाया से बात कर भी ली होगी या नहीं, क्या पता उसने उसे माफ़ भी किया होगा या नहीं, लेकिन उसे यकीन था वो उसे घर वापस ज़रूर ले आएगा। मुकर्रम भाई यहाँ रुके, मुझे आइसक्रीम खानी है। वो बाजार के बीच से निकल रहे थे जब अचानक अनाया ने फरमाइश कर दी, अनाया बारिश में भीगने की वजह से तुम पहले कब से छींक रही हो, तुम्हें सर्दी हो रही है। और अब ये देखो बेटा, तो ये ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हें खुद ले आऊँगा। फिलहाल हम घर चलते हैं, काफ़ी देर हो रही है। मुकर्रम ने समझाते हुए कहा था, क्या मतलब है आपका, आप मुझे एक आइसक्रीम नहीं खिला सकते, इतने कंजूस हैं आप। मुझे यकीन है मैं इतने कंजूस इंसान की बहन हूँ। अगर आपकी जगह मुकर्रर भाई ज़रावर भाई होते वो मुझे 2 आइसक्रीम लेकर देते, यहाँ तक कि एक तो अब्दुल्ला भाई भी ले रहे थे। लेकिन आप इतना कंजूस तो मेरा शौहर भी नहीं है। वो दुआएं देने लगे थे, जबकि उसके इस अंदाज पर वो परेशान हो गया था। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी सर्दी हो रही है, तुम्हारी तबीयत पहले ही इतनी ज़्यादा ख़राब है, मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तबीयत किसकी है, आपकी या मेरी। वो उसकी बात काटते हुए बोले तो मुकर्रम सीधा होकर बैठ गया। तबीयत तो तुम्हारी है, ख़राब मेरी चीज़ है ना, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप आइसक्रीम लेकर दे रहे हैं या नहीं, मेरे पास अपने पैसे भी हैं। उसने अपना बैग दिखाया था। फाइन लेके आता हूँ, तुम यहाँ बैठो आराम से। वो मुश्किल से ही मगर मान गया था, जिस पर नया सुकून से सीट से टेक लगाकर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। वो खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करता। अगर आज वो ना आता तो गंडे उसके साथ क्या सलूक करते वो सोच भी नहीं सकती थी। बेशक भाई अपनी बहनों की इज्जत के मुहाफिज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं था कि जो कुछ मुकर्रम ने उसके साथ किया था वो भुलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके साथ जीना भी बहुत मुश्किल था। उसे इस चीज़ से बाहर निकलना था। वह कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था। वो बार बार उसके सामने आता तो वही सब उसकी आंखों के सामने आ जाता। जो इस रात उसने उसे दिखाया था वो उसकी सारी अच्छाइयाँ भुला चुकी थी। उसके दिलो दिमाग पे इसी रात का मुकर्रम का अंदाज छुप गया था और उसे उसको मिटाने के लिए मुकर्रम से बात करनी थी। मुकर्रम की बात को समझना था मुश्किल से, लेकिन उसने अपने दिल में मुकर्रम के लिए गुंजाइश निकाली थी। उसे थप्पड़ मारने के बाद उसके जहन में यही सोच रही थी कि उसे एक बार मुकर्रम से खोलकर बात कर लेनी चाहिए। जंगल से वापसी का राह लेते हुए उसने यही सोचा था कि वो मुकर्रम के साथ वापस घर जाएगी, उससे बात करेंगे। उसे बात करने का ना सिर्फ मौका देगी बल्कि उसकी बात को समझेगी भी। ज़रावर को घर वापस लाने का यही एक रास्ता था कि वो अपने दिल से मुकर्रम के लिए नफरत निकाल दे। और सच ये था कि उसने कभी भी मुकर्रम से नफरत नहीं की थी। बस इस रात जो कुछ भी हुआ इससे वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। वो रात का अंधेरा अपने चीखों की आवाज़ें उसे खौफजदा कर देती थी और उसने कभी इस डर से निकलने की कोशिश ही नहीं की थी। मुकर्रम उसे इस डर से निकालने की
एक नन्ही सी कोशिश करना चाहता था जिसमें वो कामयाब होता कि ना तो इसका फैसला अनाया ने करना था कि इससे पहले ही ये सब कुछ हो गया, और फिर मुकर्रम ने साबित कर दिया था कि वो हमेशा उसके लिए मौजूद है, उसका मुहाफिज बनकर। अगर अल्लाह ने उसे अनाया के लिए फरिश्ता बनाकर भेज दिया था तो फिर अनाया भी तो अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करके उसे मुआफ़ कर सकती थी, और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो चुकी थी। इस वक्त गाड़ी में आराम से बैठी उसके पैसों से आइसक्रीम खाते खाते पुरानी हर बात भूल चुकी थी। वो जानती थी कि उसे इस काम में वक्त लग गया, लेकिन वो नाकामयाब हरगिज़ नहीं होगी। ट्रैकर से पता चल गया कि वो फ़ोन उस वक्त कहाँ मौजूद, लेकिन हमें आपके घर के अंदर आना होगा। मुकर्रश से मिलने के लिए कोई आदमी आया हुआ था। मुकर्रश खुद तो घर पर नहीं था, लेकिन अब्दुल्ला की मौजूदगी में वो उसे ही पूरी बात बताने लगा। ऑफिसर, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप घर के अंदर आ जाए। अगर हमें भाई के फ़ोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती तो हमें कोई एतराज़ नहीं। वो उसे अपने साथ ले जाते हुए कहने लगा। ऑफिसर के हाथ में कोई मशीन थी जिससे वो मोबाइल का एरिया चेक कर रहा था, और उसका दावा था कि वो उसे फ़ोन तक पहुंचा देगा। अब्दुल्ला खुद भी बहुत दिनों से परेशान था। वो सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। ज़रावर घर वापस नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से घर में बहुत बेसुकूनी थी। सारा दिन सब लोग अपने अपने कमरे में बंद रहते थे, ना तो कोई बाहर निकलता था और ना ही वो किसी से कोई बातचीत करता। वो सबकी रूटीन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। 2-3 बार वो दादा के कमरे में गया, लेकिन वो फिर उदास ही बैठे हुए नजर आए। उसके लिए दादा जान की परेशानी देखना बेहद मुश्किल था, इसलिए वो अनैश, मुकर्रम और अमरीश का साथ देने का फैसला कर चुका था। उन्होंने खुद उससे कहा था कि हम कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे ज़रावर भाई घर वापस आ जाए। बस इसलिए वो भी लोगों का साथ देने लगे। उसे उनका आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि शायद वो इतने सालों से अनाया को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। उसका यही कहना था कि इस सब से अनाया को तकलीफ़ होगी और हम उसे किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं दे सकते। लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसे इन सब चीज़ों में अनाया की भलाई नज़र आ रही थी। उसका ख़ानदान घर एक बार फिर से जोड़ सकता था, सब लोग एक बार फिर से एक साथ हो सकते थे, और उसे और कुछ नहीं चाहिए थी। यही वजह थी कि वो इन लोगों का साथ देने के लिए राज़ी हो गया। मुकर्रश से मिलने के लिए किसी कंपनी से ट्रैकर की मदद से मोबाइल का पता लगाने में लोग आ गए थे। वो उन्हें अपने साथ लेकर घर की तलाशी लेने में लग गया था। उसे भी इसके बारे में सब कुछ जानना था, और सबसे ख़ास बात ये जानना था कि आखिर वो इंसान कौन है जिसने ज़रावर के मोबाइल के इन्फॉर्मेशन चैनल तक पहुँचे। मुकर्रश ने चैनल वालों से भी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपको नहीं दे सकते, लेकिन फिर जब उन्हें धमकी तो बहुत ज़्यादा देर तक अपनी बात पर कायम ना रह सके। उन लोगों का कहना था कि वो 2 दिन के अंदर डेटा निकाल कर उन लोगों तक पहुंचा देगा, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी जो कि उससे जुड़ी है, क्योंकि उनके नंबर पर आए दिन लाखों मैसेज आते थे। तो ऐसे में इस खबर को सेंड करने वाले की इन्फॉर्मेशन निकालते हुए उन्हें थोड़ा वक्त लग जाएगा, और अब उन्हें इस तरफ से भी जवाब की उम्मीद थी, जबकि ट्रैकर का दावा था कि वो कहीं से भी ज़रावर का फ़ोन निकाल लेंगे। जब मुकर्रम और अनाया ने घर में कदम रखा, दादा जान और बाकी के बड़े एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। जब अनाया सर्दी से बेहाल छींकती हुई दादा जान को सलाम करने लगी। वालेकुम सलाम बेटा, ये क्या हुआ है तुम्हें तो सर्दी हो गई है। पहले तो वो उससे मुकर्रम के साथ देखकर हैरान होते, फिर उसकी हालत देखकर वो परेशानी से कहने लगे। दादा जान, मैंने उनको हाँ भेजा कि मुझे आइसक्रीम ना खिलाइए, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर भी उन्होंने रास्ते में ज़बरदस्ती मुझे आइसक्रीम खिलाई। वो कुर्सी घसीट कर बैठे हुए कहने लगी, जबकि मुकर्रम को तो पूरा मुंह खुल गया था। ऐ लड़की, झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने कब तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए फोर्स किया? तुम खुद कह रहे थे कि मुझे आइसक्रीम खिलाएं। ज़रावर होता तो 2 लेकर देता, मुकर्रश होता तो 3 लेकर देता, एक अब्दुल्ला भी खिला देता, यहाँ तक कि तुम्हारा वो कंजूस शोर भी तुम्हें बिना आइस के वापस न लाता। इतनी मिसाल देकर ज़बरदस्ती मुझे भेज दिया, और अब इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही है। वो इस इल्ज़ाम पर सच में तड़प उठा था। फिर सारे हिसाब बराबर करते हुए बोला तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अस्तगफिरुल्लाह, हाथ धोती मुकर्रम भाई, एक आइसक्रीम के लिए आपने इतना हंगामा? अगर मुझे पता होता आप इतने कंजूस हैं, एक आइसक्रीम के लिए इतना, हाँ मुझे क्या पता था यहाँ पर मेरे श्वर से बड़े कंजूस लोग हैं। दादा जान, मुझे इंसाफ चाहिए। वो अब सीधे दादा जान से मुखातिब हुई थी। दोनों की नोक झोंक दे के बहुत खुश हो रहे थे। नया, मेरी जान, तुम उसे छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि तुम थी कहाँ? तुम अनैश के साथ गई थी ना, वो कहाँ रह गई? दादा जान, वो मुकर्रश के साथ गई हुई है। मुकर्रम जवाब देते हुए कुर्सी संभाली थी, जबकि दादा जान हाँ में सर हिलाते चाचा जान से अब्दुल्ला की शादी के बारे में बात करने लगे थे। जहाँ यमुना को अब्दुल्ला के साथ मनसूब कर देने का ख्याल दादा जान के जहन में चाची बेगम ने ही डाला था। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।